हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जेडी आप लोगों को फिर से एक बार जेडी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ये जो मॉडल है, इस मॉडल को समझने से पहले आप लोगों को एटॉमिक स्पेक्ट्रा कितने टाइप्स का है, वो क्या चीज़ है, ये आप लोगों को जानना जरूरी है ना। या तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, हाइड्रोजन का जो एमिशन स्पेक्ट्रम है वो क्या चीज़ है, वो कैसा फॉर्मेशन होता है, उसमें एक्चुअल में क्या आता है, रिजल्ट क्या है, उसमें उस स्पेक्ट्रम में हम लोगों को क्या दिखाया गया, उस चीज़ से हम लोगों को क्या नॉलेज मिला, ये सब चीज़ आप लोगों को जानना चाहिए। क्योंकि वो अगर नहीं जानेंगे तो ये बोर्स मॉडल ऑफ एटम अच्छा से आप लोग शायद समझ नहीं पाएंगे। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर मेरा प्रीवियस डिस्कशन नहीं देखा तो आप लोग उसे देख लीजिएगा, नहीं तो आज का जो प्रेजेंट डिस्कशन है ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, है ना। तो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जितना भी डिस्कशंस आज तक हुआ है उन सब डिस्कशंस का पूरा प्लेलिस्ट मैंने ऊपर आई बटन पे लिंक दे रखा है, और एट द सेम टाइम same link has been given in the description box too. You please click the link and go through those discussions so that you will be able to understand the discussion that we will be making today. ठीक है, तो चलो बिना देरी करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। To overcome the drawbacks of Rutherford's model of an atom and to explain the line spectrum of hydrogen, Niels Bohr, a Danish physicist, in 1913 proposed a model of the atom which was based upon Planck's quantum theory of radiation. The new model is called Bohr's model of atom. तो देखिए, ये जो बोर मॉडल ऑफ एटम आया, जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, या तो उसका पोस्टुलेट्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये जानने से पहले आप लोगों को एटलीस्ट रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम वो क्या था वो जानना जरूरी है। क्योंकि उसका ड्रॉबैक्स ही आज हम लोग रिमूव करने जा रहे हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम से। और वो बोर्स मॉडल ऑफ एटम कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है। वो कॉन्सेप्ट्स एज फॉर एग्जांपल आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ना। और मैंने जैसे कि कहा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा ये चीज़ के ऊपर भी बेस्ड है। क्योंकि ये सब चीज़ अगर नहीं जानेंगे आप लोग तो शायद आज जो पोस्टुलेट्स में बताने जा रहा हूँ बोर्स मॉडल ऑफ एटम का, ये आप लोग समझ नहीं पाएंगे। और रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम का तो ड्रॉबैक्स आप लोगों को शायद पता ही है। क्योंकि रुदरफोर्ड ने क्या कहा था, रुदरफोर्ड ने कहा था कि एक एटम के सेंटर में एक हैवी पॉजिटिव चार्ज रहता है और उसको रिबल्व कर रहा है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन उसमें ड्रॉबैक्स है। वो ड्रॉबैक्स एज पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक theory proposed by Maxwell, he said that when a charged body is continuously revolving around the attractive force of another charged body, it should lose energy in the form of radiation. अगर वो एनर्जी लूज करता है तब क्या होगा? Its path will become spiral. Ultimately, it will lead the electrons to fall into the nucleus, that is heavy positively charged center present in the atom, and this will lead to the collapse of atom. इससे क्या समझ में आता है कि एटम कोलैप्स हो जाता है। इन रियल सेंस एटम्स डज नॉट कोलैप्स, सो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स ए ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ये एक सिंपल ड्रॉबैक था, और भी कुछ ड्रॉबैक्स है जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ये जो ड्रॉबैक्स है रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, इसे रिमूव करने के लिए हम लोगों ने पिछले डिस्कशन तक हम लोगों ने
बहुत सारा चीज़ पढ़ा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा, उसमें हम लोगों ने एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ा, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को हम लोगों ने पढ़ा, है ना। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने क्यों पढ़ा, ताकि आज हम लोगों को एटलीस्ट बोर्स मॉडल ऑफ एटम का जो पोस्टुलेट्स आज मैं जो आप लोगों के साथ बताने जा रहा हूँ, हाँ, वो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो चलो एक एक करके हम लोग बोर्स मॉडल ऑफ एटम का पोस्टुलेट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम, इसका पहला पोस्टुलेट देखिए क्या है। एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस इन द सेंटर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। The electrons in an atom revolve around the nucleus only in certain selected circular paths which have fixed value of radius and energy। क्या कहा कि एटम में सेंटर पे आपका हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज रहेगा। वो स्पीसीज क्या है, न्यूक्लियस कहेंगे, समझ में आ रहा है। और उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रहेगा और वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेगा अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हु इज दैट न्यूक्लियस। लेकिन वो जब रिवॉल्व करेगा वो ऐसा रैंडमली रिवॉल्व नहीं करेगा, उधर इधर उधर इधर उधर ऐसे राइट लेफ्ट फ्रंट बैक ऐसे नहीं, कुछ पाथ्स में, कुछ डेफिनिट पाथ में रिवॉल्व करेगा और उन सब पाथ का डेफिनिट रेडियस होगा और डेफिनिट एनर्जी होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, है ना, ये हो गया आपका क्या, न्यूक्लियस, NEUS, न्यूक्लियस। दिस इज योर न्यूक्लियस और दिस इज द हैवी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटॉम। और ये देख सकते हैं, ये क्या है, पाथ, सर्कुलर पाथ, दिस इज अनदर सर्कुलर पाथ, दिस इज अनदर सर्कुलर पाथ, दिस इज अनदर सर्कुलर पाथ। और ये जो चार पाथ है, 4 paths here I have represented. These 4 paths have definite radius and definite energy. समझ में आ रहा है आप लोगों को? And these paths are what? Circular in nature. And along this path, electrons revolve around the nucleus. समझ में आया? बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के चारों ओर along some circular paths, और वो सर्कुलर पाथ का हाँ डेफिनिट एनर्जी होगा और फिक्स्ड रेडियस होगा। समझ में आ रहा है ना? फिक्स्ड रेडियस और डेफिनिट एनर्जी होगा, समझ में आ रहा है। लेकिन वो पाथ सर्कुलर होगा और उन ये सब पाथ को नाम दिया गया। कैसे नाम दिया गया? K shell, L shell, M shell, N shell accordingly दिया गया। It will go on. K shell को हम लोग नंबर 1 भी कह सकते हैं, नंबर 1 shell, L shell को नंबर 2 shell, M shell को नंबर 3 shell, एंड लास्टली N shell को हम लोग नंबर 4 shell भी कह सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? अभी चलो हम लोग नेक्स्ट पोस्टुलेट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है आप लोग देखिए। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम। इसमें बहुत सारा राज छुपा हुआ है। हम लोगों ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है ऐसा सर्कुलर पाथ में अराउंड द न्यूक्लियस, है ना, है ना। और उन सब पाथ का कुछ डेफिनिट एनर्जी रहेगा और फिक्स्ड रेडियस रहेगा, है ना। और वो पाथ में ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? आप लोगों को समझ में आ रहा है? और ये जो इलेक्ट्रॉन्स उस पाथ में जब रहेगा रिवॉल्व करते हुए, तब उसका एनर्जी चेंज नहीं होगा विथ टाइम।
तब वो एनर्जी लूज भी नहीं करेगा, गेन भी नहीं करेगा, जब तक वो डेफिनेट सर्कुलर पाथ में घूमते रहेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब अगर मान लीजिए ये शेल में, ये पहला शेल में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये जो शेल है, ये जो पाथ है, सर्कुलर पाथ को हम लोग शेल से रिप्रेजेंट करेंगे अभी से। ये फर्स्ट शेल में, दैट इज नंबर 1 शेल और के शेल में एक इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, तब उसमें जो एनर्जी रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा, वो तब एनर्जी लूज नहीं करेगा, अनलेस एंड अनटिल इट विल गेट सम एनर्जी फ्रॉम आउटसोर्सिंग और आउटसाइड। गेन भी नहीं करेगा, लूज भी नहीं करेगा, अनलेस एंड अनटिल इट रिसीव्स और गेन्स एनर्जी, रिसीव्स और लूज एनर्जी बाय एनी और अदर मीन्स। अगर वो पर्टिकुलर एक शेल में घूम रहा है, वो एनर्जी लूज कभी नहीं करेगा। जितना शेल रहेगा एक पर्टिकुलर एटम में, हर एक शेल में भी अगर एक इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन उसी शेल में रहते हुए वो कभी एनर्जी लूज नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? वो जो शेल है उन सब का कुछ डेफिनेट एनर्जी होता है, कुछ डेफिनेट एनर्जी लेवल्स होता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो सर्कुलर पाथ्स है, जिसे हम लोग शेल्स कहते हैं और ऑर्बिट्स कहते हैं, इसे हम लोग और एक भाषा से भी बोल सकते हैं, क्या? स्टेशनरी ऑर्बिट्स, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन या लूज नहीं करता है, जिसके वजह से हम लोग कह सकते हैं कि एटॉम इज ए स्टेबल मैटर, या तो एटॉम का स्टेबिलिटी को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि रुदरफोर्ड मॉडल में क्या कहा गया था, अगर इलेक्ट्रॉन या तो कोई भी चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, इट शुड लूज एनर्जी। उसमें अट्रैक्टिव फोर्स का जिक्र हुआ था। इसमें हम लोग प्योरली कोई अट्रैक्टिव फोर्स का जिक्र नहीं कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स are revolving around the nucleus in certain circular paths, and those paths are called as what? Orbits, and those orbits are associated with some amount of energy. और जब तक उस एनर्जी में जब तक उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहेगा, तब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज नहीं करेगा। और यही कारण से एटम का स्टेबिलिटी को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, मान सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? है ना? समझ में आया आप लोगों को? अभी चलो हम लोग नेक्स्ट पोस्टुलेट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, देखिए, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन व्हिच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम इज mv/r, ठीक है। इट शुड बी इक्वल टू h/2π। समझ में आ रहा है? तो पर्टिकुलर एक शेल का, से सपोज नंबर 1 शेल, इट्स एंगुलर मोमेंटम विल बी mvr इक्वल टू 1 into h/2π. Then for second shell it will be what? 2 into h/2π, है ना? तो ये चीज से हम लोग को क्या पता चल रहा है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ सर्कुलर पाथ्स हैज बीन क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब डिस्क्रीट। तो यहाँ पे आपका क्या कुछ प्लैंक्स जो क्वांटम थ्योरी का एप्लीकेशन हो रहा है धीरे धीरे, जिसके वजह से हम लोगों ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को पढ़ा था, है ना? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम लोगों ने पढ़ा था, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? तो एंगुलर मोमेंटम इन सर्कुलर पाथ्स आर क्वांटाइज्ड।
It is angular momentum of circular orbits or stationary orbits are quantized. ये हो गया आपका तीसरा पोस्टुलेट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, अभी हम लोग तो नेक्स्ट पोस्टुलेट है आपका एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। दिस हाई एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इट्स एक्साइटेड स्टेट। तो ये चीज़ बेहद इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी। इसमें क्या कहा गया है आप लोग देखिए, एनर्जी एमिट होगा या तो एब्जॉर्ब होगा कब? जब एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर ऑर्बिट से और एक पार्टिकुलर ऑर्बिट तक जंप करेगा या तो ट्रांजिशन करेगा। ठीक है, मान लीजिए ये थर्ड शेल से, ये थर्ड ऑर्बिट से आपका सेकंड ऑर्बिट तक एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया। जंप करते वक्त इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करेगा या तो छोड़ेगा। उल्टा भी तो हो सकता है, ऑपोजिट मैटर भी तो हो सकता है, जहाँ पे सेकेंड शेल से थर्ड शेल तक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, जिसके वजह से ये लास्ट पोस्टुलेट में ये कहा गया कि एनर्जी में बी एमिटेड और एब्जॉर्ब ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। एनर्जी तभी लूज करेगा। तो पहला पोस्टुलेट में क्या कहा गया कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकुलर शेल में या तो पार्टिकुलर ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेगा, तब तक वो एनर्जी लूज नहीं करेगा, अनलेस एंड अनटिल it jumps from one stationary orbit to another. During that type of transition, electron will lose energy. समझ में आ रहा है आप लोगों को? जैसे कि हमने यहाँ पे कहा थर्ड शेल से जब सेकंड शेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, जंप मार के आएगा, तब एनर्जी कुछ रेडिएट करेगा, छोड़ेगा। या तो सेकंड शेल से जब थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। या तो सेकेंड शेल से आपका फर्स्ट शेल में आएगा, तब एनर्जी कुछ लूज करेगा। ये सब डिस्कशन से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि ये जो पहला शेल है, इट हैज सम लोअर एनर्जी कंपेयर टू दैट ऑफ सेकेंड शेल, which has lower energy than that of third shell। इसका मतलब क्या हुआ? जो इलेक्ट्रॉन जो थर्ड शेल में है उसका एनर्जी ज़्यादा है compared to that of electron residing in the second shell, whereas the electron residing in the second shell has somehow more energy than that of the electron residing in the first shell। तो हम लोग जो स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम का जो एमिशन स्पेक्ट्रम है, उसमें बहुत सारा लाइंस हम लोगों को देखने को मिला। इन केस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो एक्चुअली किस चीज़ की वजह से आता है? वो आता है जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मतलब इलेक्ट्रॉन कोई एक ऑर्बिट से दूसरा एक ऑर्बिट ऑफ लोअर एनर्जी में जंप करता है, तब वो एनर्जी रेडिएट करता है, यानी छोड़ता है। ठीक है, वो छोड़ते हुए उस एनर्जी का कुछ वेवलेंथ रहता है। उसी वेवलेंथ का एक लाइन हम लोगों को फोटोग्राफिक प्लेट में मिलता है, और उस लाइन का एक डेफिनेट वेवलेंथ तो रहेगा, और उस वेवलेंथ ही बताएगा वो कौन सा रेंज में आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कौन सा रेंज में वो दिखाई दिया। वो विजिबल रेंज में भी हो सकता है, यूवी रेंज में भी हो सकता है, आईआर रेंज में भी हो सकता है। दिस एक्सप्लेन्स द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटॉम। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ये सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल, दैट इज सेकंड शेल से फर्स्ट लेवल में जंप अगर करता है, तब क्या होगा? फर्स्ट सेकंड लेवल का अगर एनर्जी E2 है, फर्स्ट लेवल का अगर एनर्जी E1 है, तो डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन E1 एंड E2 इज
व्हाट, एच न्यू, है ना। अगर एच न्यू है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग सी वाई लैम्डा। तो इसको हम लोग रिपीटेडली क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू व्हाट, एच सी बाई E2 माइनस E1। ये चीज से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब भी कोई हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जंप करता है, वो एनर्जी छोड़ता है, और वो एनर्जी को जब छोड़ता है या तो रेडिएट करता है, उस एनर्जी का कुछ वेवलेंथ रहता है। वो वेवलेंथ डिफरेंट होता है फॉर एवरी ट्रांजिशंस। एवरी ट्रांजिशंस मतलब कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है थर्ड टू सेकंड शेल, कोई जंप कर रहा है आपका सेकंड टू फर्स्ट शेल, कोई और दूसरा और हायर शेल से भी जंप कर रहा है ना। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि फॉर एवरी ट्रांजिशन प्रेजेंट or to be occurred or which occurs in an atom, it results in the radiation of some energy having differences in wavelength। क्योंकि H और C जो है, H is your Planck's constant and C is the velocity of light, and both of them are constant, है ना, डिफर करेगा इन सब का वजह से obviously, and this will lead to the differences in wavelength of every transition from higher to lower levels when the electron on excitation comes to the lower energy levels। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये हो गया आपका मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटॉम। फिर से मैं एक बार आप लोगों को बोल देता हूं कि बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम सिंपली कुछ नहीं है। यहाँ पे एक एटम के बीच में एक न्यूक्लियस रहेगा और उस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेगा अलोंग सम सर्कुलर पाथ्स, और वो सर्कुलर पाथ्स का कुछ डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगा, जिसके वजह से उन्हें हम लोग एनर्जी शेल्स भी कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं KLM और 1 2 3 से। और उस सर्कुलर पाथ्स का कुछ एंगुलर मोमेंटम रहता है, और एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो क्वांटाइज्ड हियर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? और इलेक्ट्रॉन जब तक वो पार्टिकुलर ऑर्बिट्स में घूमते रहेगा, इट विल नाइदर लूज एनर्जी नॉर गेन एनर्जी। समझ में आ रहा है? और कभी भी अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स का जंपिंग होगा फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल और लोअर लेवल टू हायर लेवल, इट विल रेडिएट और गेन एनर्जी। ओनली इन दिस कंडीशन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप करेगा हायर टू लोअर और लोअर टू हायर, ओनली इन दैट कंडीशंस electrons will lose energy. Otherwise electrons will never lose energy when it is present in certain circular orbits as a revolving species। समझ में आ रहा है? इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स कभी भी एनर्जी ग्रेजुअली लूज नहीं करता है, इट लूजेस इट्स एनर्जी एब्रप्टली, डिसकंटिन्यूअसली। ये डिसकंटिन्यूअसली जो एनर्जी जो लूज करता है, यहीं से आता है आपका लाइन स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पहले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, है ना। तो ये चीज़ से हम लोगों को धीरे धीरे क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो चारों ओर न्यूक्लियस से घूम रहा है,
ये खुद का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स लेके घूम रहा है, किसी के एट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस में नहीं है। समझ में आ रहा है? ये सब बोर का पोस्टुलेट्स है, बोर का कहा हुआ पोस्टुलेट्स है। अब तक हम लोगों ने ये नहीं कहा कि बोर का कुछ ड्रॉबैक्स है कि नहीं, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब तक हम लोगों ने एटलीस्ट यह तो समझ लिया कि रुदरफोर्ड का जो मॉडल ऑफ एटम था उसका ड्रॉबैक्स निकाल के हम लोगों ने पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम को कहा है। तो अभी भी बोर्स मॉडल ऑफ एटम का सक्सेस हुआ कि नहीं, इसका जो पोस्टुलेट्स हम लोगों ने आज डिस्कस किया, इनका ये इसमें कितना सक्सेस है, सक्सेस रेट कितना है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर सक्सेस है तो उसमें क्या कोई ड्रॉबैक्स नहीं है, कुछ भी ड्रॉबैक्स नहीं है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो आज का डिस्कशन मेरा यही तक रहेगा और इस बोर का सक्सेस हम लोग नेक्स्ट डिस्कशंस के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे, या तो नेक्स्ट वीडियो के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ में आया आप लोगों को? तो आप लोगों को अगर समझ में आया तो ये वीडियो देखने के बाद इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाय प्रेसिंग द बेल बटन, और जितना हो सके यू प्लीज शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स। ओके, तो लास्टली I want to thank you. I hope you can get helpful knowledge from this discussion. Thank you. मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में।